हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो आज जो है हमारी क्लास 10 से एक नया चैप्टर, एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। केमिस्ट्री के पहला चैप्टर जो कि जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। जिसका बारे में इतना कुछ ज्यादा डिटेल्ड चैप्टर नहीं है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है। सिर्फ हमें इसके अंदर ये समझना है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, और बस सीधा सीधा जब हम ये चीज सीख जाएंगे देन फिर उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, है ना। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, बिल्कुल बहुत छोटा सा चैप्टर है। मैक्सिमम खींचेगा भी 3 से 4 लेक्चर मैक्सिमम बजाएगा। मुझे लगता है थर्ड लेक्चर विल बी द फाइनल। तो 3 लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा जिसके अंदर आपको क्वेश्चन भी कवर कराने की कोशिश करूंगा, और आपको यहाँ पर आपको जो थ्योरी है, पूरी जो एनसीईआरटी से रिलेटेड थ्योरी है, या फिर बोलो आपके जो अदर थ्योरीज है, अदर पार्ट्स है थ्योरी के, वो सारी चीजें भी यहाँ पर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो यहाँ पर ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन। तो देखो भैया, क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कुछ भी बर्न कर रहा हूँ, है ना, किसी भी चीज को मैं बर्न कर रहा हूँ, तो इटसेल्फ इज अ केमिकल इक्वेशन। क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज बर्न होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और साथ में कुछ वाटर वेपर्स को भी रिलीज करती है। तो इटसेल्फ वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है जी। आप घर में क्या कर रहे हो, अपने वाटर के अंदर क्या शुगर ऐड कर रहे हो या कुछ और ऐड कर रहे हो, घर में रसना बना रहे हो या कुछ आप जूस बना रहे हो, जैसे कि आप क्या बनाते हो, रूह अफ़ज़ा बनाते हो, है ना। वो सारी चीज, वो भी उसके भी बीच में जो भी चीजें हो रही है वो क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शंस ही हो रही है सारी इस तरह की, जिसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, ऐड करके कुछ नया बना रहे हैं। दो डिफरेंट कंपाउंड्स को, दो डिफरेंट चीज को ऐड कर रहे हैं और कुछ उसमें नया बना रहे हैं, फिर भी केमिकल रिएक्शन, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से एक एग्जांपल अगर आपको दूं कि भैया, अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, ये मेरे पास कोई मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल है मेरे पास, है ना। इसको अगर मैं बर्न कर दूं, बर्न करने के बाद क्या देखा जाता है, वहां पर कुछ पाउडर जैसा कंपाउंड बनता है। तो ये मैग्नीशियम जो है, जब बर्न हो रहा है, जल रहा है, और वो कुछ इस तरह का क्या बना रहा है, पाउडर जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इटसेल्फ इज अ केमिकल रिएक्शन। वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो जो समझने वाली बात क्या है, अगर मैं चलो इसका ही एग्जांपल ले रहा हूँ कि भैया मैग्नीशियम को बर्न करके कुछ पाउडर जैसा बन रहा है, तो बन क्या रहा है, इसमें होता क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैग्नीशियम होता है, वो क्या करता है, अब किसी भी चीज को बर्न करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए जो होती है, वो चाहिए होती है ऑक्सीजन। हमें पता ही है, क्योंकि हम शुरू से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन के तो आग ही नहीं लग सकती, है ना। और जो फायर प्रोटेक्टर होता है, जो आग लगने से बचाते हैं, तो वो भी तो क्या ही करते हैं, है ना। वो भी तो यही चीज सिखाते हैं कि अगर किसी भी चीज में आग लगे तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कैसे रोकनी है। तो अगर आपको मैग्नीशियम को ही बर्न करना है, तो मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद जो पाउडर जैसा सब्सटेंस वो बना रहा होता है, वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ध्यान से देखना, एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा वीडियो को पीछे करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं अगर आपको नोट करना था। तो अगर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन और MgO बन रहा है, जो इस साइड, जो हम लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं, जो हम लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, है ना। और जो मैं यहाँ पर राइट साइड पे लिख रहा हूँ, ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड कर सकता है केमिकल इक्वेशन क्या है। वो क्या है, यहाँ पर मैं इसको प्रोडक्ट बोल सकता हूँ। अगर बायोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिएक्टेंट को कई बार सबस्ट्रेट भी लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को हम कई बार सबस्ट्रेट भी मेंशन करते हैं, याद रखना, है ना। जैसे मान लो ये NaCl वाली क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, एक सोडियम का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट है, और यहां पर ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो केमिकल रिएक्शन को मैं सिंपली ऐसे भी बता सकता हूं कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि दो डिफरेंट चीजें कंबाइन होकर कुछ एक नई चीज बनाते हैं,
और वो नई चीज एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। जब दो केमिकल्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, विल बी कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर थ्योरी के अंदर भी लिखा होगा, थ्योरी में पढ़ ही लेते हैं, थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, इस्तेमाल करते हैं इसका। द केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस are transformed into different substance product. This occur when chemical bonds between the atoms are broken and new chemical bonds are formed. The change can be observed in various ways. इसके अंदर क्या आ सकता है, कलर चेंजेस आ सकता है, गैस फॉर्मेशन हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, फलाना हो सकता है, ढिंगाना हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। कहने का मतलब आसान भाषा में कि जब दो रिएक्टेंट जुड़ते हैं तो कुछ पुराने बॉन्ड्स क्या होते हैं, टूटते हैं, कुछ भी पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं। उसको भी हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं या रिएक्शन बोलते हैं ना। और जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एज अ प्रोडक्ट जब वो नया फॉर्म होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस मिलता है। जैसे कोई रिएक्शन है, उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ गया, या फिर कुछ चीज मैंने ऐड की, उसके अंदर क्या कलर चेंज हो गया, है ना। दो कंपाउंड मिक्स करे, दोनों कंपाउंड ट्रांसपेरेंट कलर के थे, लेकिन जब मिक्स किया तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया, ब्लू कलर का कुछ प्रोड्यूस कर दिया, या फिर पिंक कलर का कुछ प्रोड्यूस कर दिया, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन कि रिएक्शन क्या है और प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के दौरान जब रिएक्शन कंप्लीट होते हैं तो हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर चेंज, कलर चेंज, प्रेसिपिटेशन, ये इस तरह की कुछ चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। गैस फॉर्मेशन, है ना। जैसे मान लो यही वाला इक्वेशन मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को यहाँ पर कंबाइन करने वाली रिएक्शन के बारे में मैंने बात करी। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि भैया कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब यहाँ पर कंबाइन करी, जब मैंने मैग्नीशियम के रिबन के अंदर आग लगाई तो क्या हुआ, एक पाउडर जैसा स्ट्रक्चर बना। पहले मेटल था और बाद में क्या बन गया, पाउडर बन गया। तो वो जो पाउडर बना उसी से हमें क्या पता लगा, वो क्या था, हमारा प्रोडक्ट था। और प्रोडक्ट बना या नहीं पता, इसकी कंफर्मेशन कैसे हुई कि ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स ये पक्का मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यानी कि हमें पता लग गया कि भैया केमिकल इक्वेशन जो है, वो केमिकल रिएक्शन जो है क्या होगी, कंप्लीट हो गई। बात समझ में आती है। तो इसी तरह से एग्जांपल के तौर पे कुछ अदर केमिकल रिएक्शंस भी यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे आयरन के साथ जब ऑक्सीजन, ये आयरन है, ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो Fe2O3 बनाता है। मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है MgO बनाता है। Na के साथ जब क्लोराइड का मॉलिक्यूल जुड़ता है तो NaCl बनता है। इस केस के अंदर देखो ध्यान से, आप एक सोडियम का मॉलिक्यूल था और क्लोराइड क्या था, एज अ डाइवैलेंट एटम था, यानी कि यहाँ पर दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स थे। और जब रिएक्शन कंप्लीट हुई, पुराने बॉन्ड्स यहाँ पर टूट गए और नए बॉन्ड्स बन गए, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात। तो सबसे पहले इस वाले पूरे पेज को आप नोट करें, देन फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए, हो गया। हम चलते हैं केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे। ऑलरेडी वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी इनकी भी सुन लेते हैं। एनसीईआरटी महाराज जी क्या कहते हैं, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी ही नहीं सुनेंगे तो इनकी सुनेंगे। बिकॉज इन द एंड अगर आप साइंस स्टूडेंट रहने वाले हैं फ्यूचर के अंदर भी, अगर आप जो स्टूडेंट या ये वीडियो देख रहे हैं और जो साइंस परस्यू करने वाले आगे जाके, तो इनके लिए एनसीईआरटी जो है वो देवता है, देवता भगवान है, भगवान की तरह पूछनी आपको। तो एनसीईआरटी की कहानी जरूर सुननी है कि एनसीईआरटी क्या क्या है। चलो, एनसीईआरटी क्या कहती है भैया, A chemical equation is a symbolic representation of chemical reaction. अच्छा जी, it involves the chemical formulas of the reactant on the left side and the product on the right side. हमने तो पहले बता दिया। Which shows that the direction of reaction, जो उसमें एरो होता है, वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है वो रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर इन्होंने H2 का मॉलिक्यूल लिया और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, और ऑक्सीजन जो है उससे क्या बना, H2O बन गया। यहाँ पर ये कैसे थे, रिएक्टेंट थे, और ये कैसे है, प्रोडक्ट है। ये कैसे है, प्रोडक्ट है। और जो ये एरो यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में हो रही है रिएक्शन, है ना। और अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, मान लो
मान लो मैं इसको ही रिएक्शन को रिवर्स कर दूं कि भैया यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल था, है ना, ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे शो करते हैं, यहाँ पर H2 था, ऑक्सीजन था, है ना, यहाँ पर H2O था, और इसको इस बार रिवर्स कर दिया। तो इस केस में क्या हो गया भैया, यहाँ पर रिएक्टेंट ये हो गया और प्रोडक्ट इस बार ये होंगे। रिएक्शन इस बार क्या हो रहा है, रिएक्शन क्या हो रही है कि H2O क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर। तो यहाँ पर जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है ना। तो यही बात बोल रही है, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा, इसमें लिखा इन दिस केमिकल रिएक्शन, जो इक्वेशन है उसमें जो रिएक्टेंट्स है वो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं और जो प्रोडक्ट्स है वो राइट साइड पे लिखे हुए हैं, और जो एरो है वो क्या शो कर रही है कि जो रिएक्शन हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। समझ आती है बात। तो ये वाला पूरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, देन फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। चले, देखिए यही सेम इक्वेशन थोड़ा इन्होंने बबल के फॉर्म में भी शो करी है, ये भी देख लेते हैं कि देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे, है ना, ये एक H2, दो मॉलिक्यूल हो गए, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे और ऑक्सीजन से कंबाइन करके यहाँ पर दो H2O बना दे, एक ये रहा एक ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, ठीक है। अब ये बैलेंसिंग कैसे होती है सब समझेंगे। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। चलो पहले थोड़ा सा ओरली समझते हैं इस चीज को, फिर थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें अभी एक इक्वेशन मिली थी, ध्यान से देखो, H2 प्लस O2 गिव्स H2, है ना। तो जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं दोनों की तरह नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम रहने चाहिए, है ना। नंबर ऑफ एटम किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर एग्जैक्टली सेम रहने चाहिए। अगर एक तरफ ऑक्सीजन 4 है, यानी कि रिएक्टेंट के साइड अगर ऑक्सीजन 4 है तो जो प्रोडक्ट की साइड है वो भी क्या रहनी चाहिए, 4 रहनी चाहिए। वही बात है कि भैया हमने गेहूं कितने पिसवाए, 20 किलो, लेकिन आटा भी कितना बनना चाहिए, फिर 20 ही किलो बनना चाहिए। अगर बीच में आटा कम बनाया, मान लो 15 किलो बनाया, तो मतलब कुछ ना कुछ धांधलेबाजी है। तो यही चीज यहाँ पर है, जब भी केमिकल इक्वेशन होती है तो हर एक एटम जो होना चाहिए इक्वेशन में वो इक्वल होना चाहिए। जितना अगर ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट्स के केस में क्या है 4 है, तो प्रोडक्ट के केस में भी कितने रहने चाहिए, 4 ही रहने चाहिए। चलो इसे बैलेंस करके देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले बैलेंसिंग करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारे एटम्स हैं उनको पहले बॉक्स में कर दो। जैसे मैंने इनको बॉक्स में कर लिया, ये भी मैंने बॉक्स में कर लिया। अब ध्यान से देखो, चलो हम पहले हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं दोनों साइड पे। ध्यान से देखो यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन तो यार इक्वल हो गए, तो हाइड्रोजन में पंगा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, और चीज देख लेते हैं। फिर क्या देखते हैं सर, यहाँ पर मैंने देखा कि भैया ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है ना, O2 है ना, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 2 एटम है। लेकिन वहीं पर ही मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। यानी कि जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस है। यहाँ पर अगर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी हमें 2 मिलने चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। अब ध्यान से देखना, 2 लगाने से क्या हुआ, अब मेरे पास 2 कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए, इधर भी साइड को कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई, एक गड़बड़ी क्या हुई कि यहाँ पर जब मैंने 2 लगा दिया तो इससे 2 into 2 हाइड्रोजन तो 4 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो मुझे हाइड्रोजन भी तो बैलेंस करने पड़ेंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पर अगर ध्यान से दिमाग लगाऊं कि अगर मैं यहाँ पर 2 लगाऊं तो इस बार देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2, जी सॉरी 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने, 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने, 2। तो अब ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन है बैलेंस।
ये इक्वेशन कैसे रहेगी, बैलेंस है। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं ना। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का रीजन यही है कि भैया रिएक्टेंट्स के अंदर जो नंबर ऑफ एटम होते हैं और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम होते हैं वो एक्जैक्टली सेम होते हैं। अगर किसी के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो पक्का केमिकल इक्वेशन के अंदर पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए केमिकल इक्वेशन जब भी हम कंप्लीट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। चलिए एक चीज, एक ही क्वेश्चन आप करके दिखाइए, अगर नहीं होता तो हम करेंगे। तो सबसे पहले Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। आप ये क्वेश्चन देख के बताएं कि यह इक्वेशन बैलेंस है या फिर नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए, तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, क्या सबसे पहले सवाल तो आपका ये बैठता है कि ये बैलेंस थी या नहीं थी। तो सवाल है कि ये बैलेंस नहीं है। रीजन ध्यान से देखो कि यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, तो मैग्नीशियम बैलेंस है। लेकिन वहीं पर ही ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो हमें ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। पहले वो केस, पहले इसको क्या कर दो, एनसीईआरटी बाबा के हिसाब से बॉक्स में कर दो। यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, बॉक्स के अंदर कर दिया। चलो अब देखते हैं भैया हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 0 है, तो यहाँ पर मैं कितने लगा दूं, 2 लगा दूं, पक्का लग गए 2। तो ऑक्सीजन कितने होंगे, बैलेंस होंगे। लेकिन मैग्नीशियम का केस बिगड़ गया, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पर भी मैं क्या लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ। और अब ये फाइनली इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है जी, ये इक्वेशन अब क्या है, बैलेंस्ड है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं ना। जो है हम बैलेंसिंग और ज्यादा कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थोड़ा हम एनसीईआरटी के बारे में भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में क्या थ्योरी दे रखी है बैलेंसिंग को लेके, वो चीज और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। और हम काफी ज्यादा क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे कल बैलेंसिंग को लेकर, थोड़ा और लेवल को बढ़ाएंगे कि बैलेंसिंग से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।